दोस्तों नमस्कार। मनाइए कि प्रधानमंत्री ने जिन बातों का आज जिक्र कर दिया वो बातें इस देश में पूरी हो जाए। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह जुमला साबित ना हो। मनाइए प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरियों को देने का वादा किया है, वह भी अगले 17 महीनों में। हम कोई 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र आज नहीं कर रहे हैं जिसका ऐलान 2014 के चुनाव के वक्त किया गया और पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा गया। 2 करोड़ नौकरियां तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी जिक्र क्यों कर दिया गया, यह भी एक अजीबोगरीब घटना है। लेकिन सवाल यह है कि बीते 8 बरस से जिस प्रधानमंत्री की सत्ता इस देश में लगातार खूंटे गाड़ रही है, उस प्रधानमंत्री ने जब खुले तौर पर एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री कार्यालय से उस ट्वीट की जानकारी समूचे देश को मिल गई कि अगले 1 साल 5 महीनों के भीतर 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री के जरिए इस ट्वीट में जो जानकारी है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय जो है कमोवेश हर मिनिस्ट्री के तहत देखेगा कि नौकरियां कहां पर कितनी हैं और उन नौकरियों को भरा जाए। 10 लाख नौकरियां इतने बड़े देश के भीतर में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम बार बार जानबूझकर एक शब्द पर जोर दे रहे हैं कि कम से कम यह बात जुमला साबित ना हो, इसलिए इस ट्वीट को आज अपने पास बचा के रखिए। नवंबर 2023 में 1 साल 5 महीने की उम्र पूरी होगी, तब आप इस देश की सरकार से सवाल पूछिएगा 10 लाख नौकरियां दी गई या नहीं दी गई। आप कहेंगे कि 10 लाख नौकरियां तो बहुत कम होती है। इस पर इस ट्वीट को संभालने की क्या जरूरत है? तो नवंबर तक चुनाव छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में निपट चुके होंगे और उसके बाद सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी इस देश में हो रही होगी। नवंबर के बाद से पूरा देश लोकसभा चुनाव की दिशा में जा चुका होगा। तो क्या वाकई अगले 17 महीनों में यह 10 लाख नौकरियां मिल जाएंगी? हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की परफॉर्मेंस है वो बहुत साफ बतलाती है कि सरकार 10 लाख नौकरियों को देने की स्थिति में भी नहीं है। यह कोई शर्त नहीं है, यह सिर्फ सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर दावा है। इसीलिए इस ट्वीट को संभाल के रखिएगा और इस अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियों के भीतर का सच अब जान लीजिए। इस देश के भीतर में पार्लियामेंट में जब सरकार से सवाल पूछा गया कितनी नौकरियां सरकार या केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अधीन खाली पड़ी है, सरकार ने कहा 8,72,000। यह भी सवाल नहीं है क्या वाकई 8,72,000 जगहों पर रोजगार दे दिए जाएंगे और बाकी चंद नौकरियां जो बचेंगी वह भी दाएं बाएं से दे दी जाएगी? जी नहीं। 10 लाख नौकरियां इसलिए असंभव सी परिस्थिति है क्योंकि सरकार की अपनी परफॉर्मेंस बतलाती है 2014 से लेकर 2021 तक इसने जितनी भी नौकरियां दी हैं वो सब मिला दीजिएगा तो भी 10 लाख बनती नहीं है। तो फिर 17 महीनों में 10 लाख नौकरी भी कैसे दे पाएंगे? इस देश के भीतर में पद खाली होते चले गए, तमाम मंत्रालयों के भीतर में पद खाली पड़े हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक में 21,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जहां पढ़ाने वालों की संख्या लगभग 6,500 पद वहां पर खाली पड़े हैं। यह सवाल नहीं है। सच यह है कि इस देश के भीतर में 2014 से लेकर 2021 तक यूपीएससी ने भी जितनी भी भर्तियां की वह भर्तियां भी 32,000 से ज्यादा नहीं है। 2014 से 2021 के बीच स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने जितनी भी भर्तियां की वह 3 लाख भी छू नहीं पाई और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जितनी भी नियुक्तियां की वह भी 3 लाख छू नहीं पाई। अगर सारी नौकरियों को भी 2014 से 2021 तक इस केंद्र सरकार के तहत आने वाली नौकरियों को मिला भी दीजिएगा तो भी वह 8 लाख से ज्यादा होती नहीं है। तो 10 लाख नौकरियों का सरकार प्रधानमंत्री ने वादा किया है। बीते अप्रैल के महीने में सरकार से पूछा गया कि दरअसल कोई डाटा है आपके पास जिसमें आप बता पाएं कि कितनी नौकरियां किस डिपार्टमेंट के तहत किस रूप में दी गई है? सरकार ने कहा ऐसा कोई डाटा नहीं है, लेकिन हम यह बता सकते हैं कि 2016 से 2021 के बीच में जो यूपीएससी है उसने 25,267 बच्चों को रोजगार दिया है।
पूछने वाले मंत्री ने कहा कि सिर्फ यूपीएससी नहीं, बाकी उन्होंने कहा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके अलावे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। तो पूछा गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कितनी नौकरियां दी, अगर आपके पास डाटा 2016 से ही माना जाए तो उन्होंने कहा 2,14,601 नौकरियां दी। फिर पूछा गया रेलवे ने कितनी नौकरी दी 2016 के बाद से, जानकारी मिली 2,04,094 नौकरियां दी गई हैं। यानी तमाम चीजों को मिलाते चले जाइएगा तो जो सरकार 8 बरस में 2-2 करोड़ नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई, वही सरकार अपने तौर पर कह रही है हम 17 महीने में 10 लाख नौकरी दे देंगे, और परफॉर्मेंस बतलाती है कि 10 लाख नौकरी तो आप बीते 8 बरस में नहीं दे पाए। यह पहला दावा है कि क्या वाकई जिस ट्वीट को पीएमओ ने किया है उसको हम और आप याद रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। अप्रैल के महीने में पार्लियामेंट में एक और सवाल पूछा गया कि आखिर गवर्नमेंट के तहत कितनी नौकरियां हैं जो सैंक्शन है और कितने इंप्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में पता चल जाएगा कितने पद खाली पड़े हैं। सरकार ने कहा 40,04,941 नौकरियां सैंक्शन है, उस पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद 31,32,698 है, यानी तकरीबन 8,72,000 पद खाली पड़े हैं। अगर पीएसयूज को जोड़िएगा, बैंक को जोड़िएगा, स्टेट में काम करने वाले पीएसयूज को जोड़िएगा, आंगनबाड़ी को जोड़िएगा, तमाम चीजों को जोड़ते चले जाइएगा तो इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। लेकिन हम जिक्र सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कर रहे हैं कि आखिर वो कहां से दे पाएगी। इसके ठीक समानांतर आज एक दूसरा ट्वीट भी आया है। यह देश के रक्षा मंत्री का ट्वीट है। उन्होंने एक नई जानकारी दे दी और यह जानकारी शायद चौंकाने वाली है और शायद डराने वाली भी है, क्योंकि भारत में जो सैनिकों की नियुक्ति होती है सेना के भीतर, वह किसी भी रैंक में हो वो अस्थायी होती है। कभी भी अस्थायी नौकरी के तौर पर सैनिकों की भर्ती नहीं होती है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके भी जानकारी दी, भाषण भी दिया। उनका यह ट्वीट बतलाता है कि एक अग्निपथ के नाम से स्कीम शुरू की जा रही है। इस स्कीम के तहत जो भर्तियां होंगी उसमें 17 से 21 साल तक के बच्चों की भर्ती उसमें की जाएगी, और इसमें भर्तियां तकरीबन 45,000 बच्चों की होगी 17 से 21 साल तक की। लेकिन सभी अस्थाई नौकरी नहीं कर पाएंगे, यह अस्थाई नौकरी करेंगे। अब आपके जहन में सवाल होगा अस्थाई नौकरी क्या होती है। अस्थाई नौकरी के लिए सरकार ने कहा है हम सबको नौकरी पे रखेंगे जरूर, लेकिन 4 बरस के लिए, और 4 बरस के बाद उन में से 75% बच्चों को हम रिटायर्ड कर देंगे। यानी जिसकी नौकरी 17 साल में लग गई सैनिक के तौर पर, वह 21 साल में रिटायर हो जाएगा। जिसकी 21 साल में लगी वह 25 साल में रिटायर हो जाएगा। समाज के भीतर बढ़ता हुआ असंतोष और बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इससे चिंता मत कीजिए, क्योंकि ध्यान में 2024 का चुनाव है, और यह पूरी प्रक्रिया के तहत इस पूरे 2024 तक वो तमाम लॉलीपॉप दिखाने की परिस्थितियां हैं जिसमें प्रधानमंत्री 10 लाख नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं और रक्षा मंत्री ने अग्निपथ का जिक्र किया है, और इसमें जो भर्ती होगी उनको नाम भी दे दिया गया अग्निवीर। अग्निवीरों की भर्तियों में पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, यानी लड़कियां भी होंगी। और इन 45,000 युवकों की जो भर्ती होगी उसमें जो परमानेंट होंगे 11,250, यानी 25%। इन 25% में खास परिप्रेक्ष्य में इनको भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस 6 महीने की ट्रेनिंग में तय किया जाएगा इनको परमानेंट रखा जाए या ना रखा जाए। बाकी 100 में से 75 तो पहले ही छट गए। अब अगला सवाल यह है कि इनको कितना पैसा मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा उसके जरिए क्या इनकी जिंदगी चल पाएगी। इनको तकरीबन 40 से 50,000 के बीच से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तमाम अलाउंसेस वगैरह जो मिलते चली जाती है उसके बावजूद भी। और जब ये भर्ती हो जाएगी और उसमें से 33,750 छात्र नौकरी करते हुए 2022 से 2026 के बीच में रिटायर्ड भी हो जाएंगे, तब अगला सवाल ये होगा कि जो बचेंगे उसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो सकती है युद्ध लड़ते हुए, कुछ लोग अक्षम भी हो सकते हैं, शरीर के किसी हिस्से को बर्बाद। तो उसके लिए सरकार ने जरूर व्यवस्था की है। कहा है कि जिनकी डेथ हो जाएगी उनको लगभग 44 लाख रुपए मिलेंगे। जो 75% जिनका
हिस्सा जो है शरीर का उनको 25 लाख है, जिनका कुछ और परसेंट 25% खत्म होगा उनको 25 लाख के लगभग व्यवस्था की गई है। ये अलग अलग व्यवस्था अपने तौर पर की गई है। सवाल सबसे बड़ा यही आया कि सरकार ने ऐसा सोचा क्यों, और नौकरियों को लेकर और इस देश को नई विचारधारा के साथ एक नए देश के तौर पर क्रिएट करने को लेकर तो सरकार का सेना को लेकर बहुत साफ मानना है कि दरअसल हमारा सारा पैसा जो बजट का होता है वह वेतन और पेंशन में चला जाता है, लगभग 60%। हमें टेक्नोलॉजी के लिए पैसा मिल ही नहीं पाता है, तो हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कम से कम लाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए। तो अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या इससे पहले टेक्नोलॉजी पर खर्च नहीं होता था, और क्या इस दौर में टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, या सरकार सेना की संख्या घटाना चाहती है? भारत जैसे देश में जहां पर एक बड़ी तादाद 80,000 लोगों की भर्ती हर बरस सेना में जो एवरेज होती चली आई, वह मोदी काल में आकर घटते घटते 44,339 पर पहुंच गई, क्योंकि 2014 से अभी तक कुल मिला के 3,54,714 लोगों की सेना में भर्ती हुई है। बरस दर बरस देखते चले जाइएगा तो 2014 इलेक्शन ईयर सबसे कम 31,911, सबसे ज़्यादा 2016 में 72,000 लोगों की भर्ती हुई सेना में, लेकिन फिर वो घटते चला गया। हालांकि 19-20 में भी सरकार जानकारी दे रही है कि 80,572 लोगों की भर्ती हमने की है, एवरेज 44,339। उससे पहले का एवरेज लगभग 70 से 80,000 के भीतर। अगला सवाल था, सरकार कहती थी कि नहीं नहीं, ये इससे पहले की सरकारें जो थी वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं देती थी। हमें लगा कि क्यों नहीं निकाला जाए, जानकारी हासिल की जाए। सरकार जो कह रही है सच्ची कह रही होगी, और इसकी जानकारी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट रखते वक्त पार्लियामेंट के भीतर दी थी। लेकिन जानकारी मिली कि 2005 में जब मनमोहन सरकार आई थी तो उसने 6 फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी के लिए ट्रांसफ़र, जो मझगांव का जो डॉक लिमिटेड है उसके साथ समझौता किया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया। इसमें 5 फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लब की जो पनडुब्बी है वो तैयार भी हो गई है, जो एक लिहाज से अब काम करने लगेगी। 2006 में तेजस हल्का लड़ाकू विमान रक्षा मंत्रालय और HAL के साथ समझौता हुआ, ये तकरीबन 2,701 करोड़ का था। 2007 में सुकोई 30, ये लगभग 40 विमान रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच यह समझौता हुआ। 2008 वायुसेना के लिए C-130J जो हरकुलस विमान है, और इसके अलावा US के साथ जो समझौता किया गया था इसको लेकर, यह लगभग 3,835 करोड़ का था। 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, इसको बरस दर बरस जब देखते चले जाइएगा तो ये रुकावट 2012 में आती है। भारत की इकोनॉमी डामाडोल 2012 से होती है। इस देश में स्कैम को लेकर पॉलिटिकल उफान 2012 से शुरू होता है। 2012 तक कमोवेश सेना में जितनी भर्तियां थी, रोजगार की जो परिस्थितियां थी, वह एक लिहाज से पटरी पर चल रही थी। देश की इकोनॉमी, बैंकों की स्थिति, RBI की स्थिति, PSUs की स्थिति, PSUs से डिविडेंड मिलना, ये सारी चीज़ें अनुकूल थी। डगमगाती हैं चीज़ें 2012 के बाद, और वो कितने दिन तक कोई खींच सकता है अगर आप चीज़ों को पटरी पर नहीं लेकर आएंगे। उसी का हश्र हुआ कि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से 8 लाख से ज़्यादा नौकरियां 8 बरस में नहीं दे पाए, और अब 17 महीनों में 10 लाख का प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया। तो जाहिर है कोई भी शर्त लगाएगा, पूरी होगी या नहीं होगी, या लॉलीपॉप 2024 के लिए, कोई भी इन शर्तों को लगा सकता है। लेकिन सवाल फिर उसके आगे का है कि एक तरफ सेना में जो अस्थायी सैनिकों की भर्ती, इसका असर क्या होगा। जो अलग अलग विशेषज्ञों से राय ली गई, उन्होंने, हमारी टीम ने जब उनसे पूछा कि, तो 2-3 चीज़ें बड़ी गंभीरता के साथ निकल कर आई। अगर सेना में सरकार अग्निपथ का प्रयोग अस्थायी सैनिकों के तौर पर इसलिए कर रही है कि ज़्यादा पैसा हमको सैलरी और पेंशन में चला जाता है, टेक्नोलॉजी में जाना है, तो एक चीज़ जहन में रखिए कि अमेरिका और चाइना के बाद भारत का ही बजट सबसे बड़ा है। दूसरा, हथियार आयात करने में भारत दुनिया का दूसरा नंबर है।
यह भी एक सच है कि चीन के बजट का जो रक्षा बजट है उसका सिर्फ 33% हिस्सा ही सैलरी और पेंशन पे जाता है। भारत में यह 60% तक जाता है। लेकिन दोनों के बजट को जब आप तौलना शुरू कीजिएगा इकोनॉमी के लिहाज से, तो चीन का बजट कहीं ज्यादा बड़ा है। और चीन एक लिहाज से सिंगल पार्टी सिस्टम के तहत चलती है और वहां पर तानाशाही है। भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। बहुत चीजें देखनी पड़ती है, लोक कल्याण के काम भी करने पड़ते हैं, सब्सिडाइज रेट पर खाद भी देनी पड़ती है, अनाज भी खरीदना पड़ता है, राशन दुकान में बहुत सारी चीजें, बड़ा संकट है इन चीजों को लेकर। लेकिन अगला सवाल है, क्या पहले संकट नहीं था? पहले कौन सी इकोनॉमी थी जो जादू की छड़ी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास थी? इस दौर में इकोनॉमी कंगाल होते होते क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम रोजगार दे पाने की स्थिति में हैं, लेकिन रोजगार के बाद वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है? यह स्थिति है, यकीनन यह स्थिति है, क्योंकि इस देश के भीतर में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 1,60,00,000 पद इस देश में खाली पड़े हैं, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, राज्यों के अधीन भी, केंद्र के अधीन भी। लेकिन भर्ती कोई नहीं कर रहा है। कैसे करेगा? वेतन देना पड़ेगा, दूसरा रिटायर हो रहा है, पेंशन तो देना ही पड़ेगा। और पूरी सरकारें तो अब गवर्नेंस ब्यूरोक्रेट्स के बल पर चलती है जो उनके मातहत काम करते हैं। महंगाई होती है तो उन्हें तो महंगाई भत्ता देना है। जनता की तो नौकरियां जा रही हैं और नौकरी मिल नहीं रही है। लेकिन बहरहाल लौटिए दोबारा सैनिक की परिस्थिति पर। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जो अग्निपथ का जो जानकारी दी गई इसको ध्यान से देखिएगा तो बड़ा मुश्किल लगेगा कि ये नौकरी मिलेगी भी तो कैसे मिलेगी। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि पेशेवर सैनिकों की जगह छोटी अवधि वाले सैनिकों को जब आप लेकर आएंगे तो वह क्षमता पर असर पड़ेगा, सेना के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर 24 साल होते होते सैनिक बेरोजगार होने लगेंगे तो समाज के भीतर इससे किस तरीके से, चूंकि दूसरी बेरोजगारी का रास्ता आपने निकाला नहीं। आपका खुद का आंकड़ा बताता है 2014 में 2 करोड़ और 2022 में सिर्फ 10 लाख, वह भी 17 महीनों में हम दे देंगे। यानी 1 साल के भीतर में अगर उसको आप कम कीजिएगा तो वो 17 लाख नहीं बचेंगे, वो 10 लाख भी नहीं बचेंगे, वह 1 साल के भीतर में और कम हो जाएंगे। और वो कम होते होते इसको अगर आप समझिए तो ये लगभग 10 लाख से घटकर 6 लाख हो जाएंगे। इतनी नौकरियां सिर्फ दे पाएंगे 1 साल में आप। बाकी उधर बेरोजगारी से निकल कर आ रहे हैं जो सैनिक। दूसरा ये था कि जो पूर्व फौजी पुलिस होते हैं, क्या वो नौकरी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर करेंगे? एक विशेषज्ञ की राय बड़े उस रूप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि आप जब सेना में लेकर जाएंगे तो हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, और वह ट्रेनिंग और उनकी जो मशक्कत पूरी होती है, अगर वह बेरोजगारों की तादाद समाज में बढ़ने लगेगी तो क्या वह युवाओं का एक मिलिशिया तैयार ना हो जाए? ये सारे संकट तो हैं, और इन संकट का रास्ता इस देश के भीतर में बेरोजगारों को लेकर कुछ नहीं सूझ रहा है। शायद हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं, लेकिन बेरोजगारी इतनी भयावह है कि अगर उस दिशा में कुछ नहीं कहा गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और हर बेरोजगारी के दायरे में देखिए हर व्यक्ति अलग थलग पड़ा है। कोई नागपुर से बच्चा दौड़ के आ रहा है, कोई इलाहाबाद से दौड़ के आ रहा है दिल्ली तक, इसलिए कि उसे सेना में भर्ती होनी है, और सेना की भर्तियां रुकी हुई है, बीते 2 बरस से रुकी हुई है। एवरेज आधी हो गई इन 8 बरस के भीतर। और अब आपने नया निकाला कि हम अग्निपथ और इस तरीके से भर्ती करेंगे जो अस्थायी नौकरी देंगे। यानी सेना में जाने वाला तबका यूपीएससी की तैयारी के साथ मेल नहीं खाता। बेरोजगार दोनों है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो स्टाफ सिलेक्शन के साथ मैच नहीं कर पाता है, जो स्टाफ सिलेक्शन वाला है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बच्चों के साथ मैच नहीं कर पाता है। यानी हर बेरोजगार अपने अपने दायरे में अकेला खड़ा है। और उन सब की तादाद अगर इस देश के भीतर में मिला दीजिएगा तो 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो डिग्री के साथ और युवा हैं। युवा का मतलब यह हुआ कि उनकी उम्र अभी 25 साल नहीं हुई है। इतनी बड़ी तादाद में यह युवा तबका बेरोजगारी के धंधे में जूझ रहा है। वो क्या करे, किन परिस्थितियों से निपटे? और ये भारत के भीतर में बेरोजगारी 29 साल तक देखी जाती है। 19 से 29 साल के बीच के दायरे में बेरोजगारी को परखा जाता है। उस दायरे में आइएगा तो 4.5 करोड़ बच्चे, और इन 4.5 करोड़ बच्चों में से जो इस देश के रोजगार दफ्तरों में जिन बच्चों के नाम दर्ज हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,78,00,000 है। कल्पना कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप एक कंकड़ फेंक रहे हैं।
या पानी की एक बूंद दे रहे हैं और इसके बाद ऐलान कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। और यह रोजगार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हर मंत्रालय और हर मंत्री ट्वीट कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया। रक्षा मंत्रालय के तहत भी अग्निपथ शब्द इतना खूबसूरत इजाद किया गया है कि यह 4 साल की नौकरी भी वाकई अग्निपथ के समान है। कमाल की परिस्थितियों के बीच भारत की इस बेरोजगारी परिस्थिति का सच क्या है? सच यह है कि लोगों के पास काम नहीं है। सच यह है कि पहले जो घर चला पाने की परिस्थितियों में जिंदगी जी जाती थी वह भी महंगाई की वजह से और कठिन हो गई है। शायद इसीलिए नौकरी की परीक्षा देने जाने तक का पैसा बच्चों के पास नहीं होता है जो गुहार लगाते हैं। और इस देश में बीजेपी का एक सांसद वरुण गांधी कहता है हम पैसा व्यवस्था कर रहे हैं, हम टिकट की व्यवस्था कर रहे हैं, वो कर देते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल है वो सांसद हैं। इस देश में कोई एनजीओ के तर्ज पे काम अगर इस देश के सांसदों को भी करना पड़े तो स्थिति कितनी विकट और विभत्स है ये शायद कोई बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेल मंत्री ऐलान करते हैं चलिए हम 2-3 जगहों से एक ट्रेन चला देते हैं जो बच्चों के लिए चले और उनको परीक्षा स्थल तक पहुंचा दे। मुफ्त की ये ट्रेन रहेगी, वो जाए सफर करे। इससे आगे इससे पीछे दोनों परिस्थितियों में हर दिन उम्र बढ़ रही है, हर दिन पेट की भूख बढ़ रही है, हर दिन रोजगार न मिलने की त्रासदी से इस देश का बच्चा दो चार हो रहा है, हर दिन परिवारों के भीतर संकट है। हर सुबह शाम खाने की मेज पर बैठा हुआ मध्यम वर्ग हो या दरी बिछाकर चटाई बिछाकर खाने वाला निचले वर्ग का तबका हो, चाहे वो मिट्टी के घर में रह रहा हो या सीमेंट के घर में रह रहा हो, स्थितियां कितनी नाजुक हैं। और प्राइवेट सेक्टर के बढ़ते हुए नेटवर्थ का सच यह है कि इस देश के भीतर में जितने पीएसयूज थे जो उनको ट्रांसफर कर दिया गया, पीएसयूज में अगर 100 लोग काम करते थे वही पीएसयू जब प्राइवेट सेक्टर में चला गया तो काम करने वालों की संख्या 100 से घटकर 18 हो गई। यानी वहां पर भी 82 लोगों की नौकरी चली गई। इस परिस्थिति में बैंक भी प्राइवेटाइजेशन की दिशा में है, सारे पीएसयूज भी हैं और रोजगार की परिस्थितियों की लकीर हमारी आंखों के सामने है। और जानकारी निकल कर आती है कि इस देश के भीतर में महंगाई ऐसी बढ़ गई है कि विकास दर किस रूप में जाएगा यह तो दूर की गोटी है, लेकिन 7 शहरों में लगभग 4,80,000 घरों का निर्माण कार्य इसलिए बंद हो गया। स्टील महंगा, सीमेंट महंगा, ईंट महंगा। और उसमें जब हमने जानकारी निकाली तो दिल्ली और एनसीआर के इलाके में 2,40,610 घर अटके पड़े हैं। इस पर लगा हुआ तकरीबन 1,81,000 करोड़ रुपया अटका पड़ा है। मुंबई म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है उसमें लगभग 1,28,780 घर अटक गए इस महंगाई की परिस्थितियों की वजह से, और उसमें लगभग 1,84,226 करोड़ रुपया अटका पड़ा है। हर क्षेत्र में हमने मकानों का जिक्र किया, आप इसको आलू से जोड़ सकते हैं। आलू अप्रैल और मई के महीने में 20% महंगा अगर अप्रैल के महीने में था तो वह बढ़ते बढ़ते इस दौर में लगभग 56% हो गया। सब्जी 23% से बढ़कर 26% हुई, आलू 20% से बढ़कर 25% ओवरऑल बढ़ा है। नॉनवेज 4.5% से बढ़कर 8% एक महीने में बढ़ा। ये बढ़ते हुए महीने की रफ्तार बता रहे हैं आपको। अगर इस दृष्टि से इस देश की अर्थव्यवस्था को संचालित किया जा रहा है तो 10 लाख की नौकरियां हों या अग्निपथ के तहत 4 साल के लिए 45,000 बच्चों को सेना में भर्ती का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा हो, लेकिन सवाल है ये देश की उम्र बहुत बड़ी होती है, उसमें कई पीढ़ियां समा जाती है। इस पीढ़ी काल को लोग कैसे याद करेंगे ये इतिहास में दर्ज होगा। और इतिहास जब बनता है तो उसे बनाने वाला बताता नहीं है कि वो इतिहास बना रहा है, इतिहास खुद ब खुद दर्ज करते चला जाता है। और शायद इस दौर में 3 चीज़ों को लेकर इस देश की असमानता, एक आम आदमी, कॉरपोरेट, देश की अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट की इकोनॉमी, असमानता इतनी बड़ी है जो इससे पहले कभी नहीं थी। बेरोजगारी शायद इतनी बड़ी है, इससे पहले कभी नहीं थी। और शायद वादे जो 2 करोड़ नौकरियों के वादे से 10 लाख नौकरियों तक भी पहुंच गए, मनाइए वह पूरा हो जाए। इतना अंधेरा है, इस अंधेरे के भीतर में एक लौ जलाने की कोशिश कोई तो करे, लेकिन वह लौ सिर्फ शब्द के जरिए कहे जा रहे हैं या कुछ होगा भी। इंतजार करते हैं
नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री के इस वादे की उम्र पूरी होगी। तब तक याद तो रखिए, कम से कम भूल मत जाइए जैसे 2014 के वादों को आज आप भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।